तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वीडियोस में हमने क्या किया था, सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट जो है हमने समझ लिए थे। तो आज हम लोग के इस वीडियो में जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज फॉर अ 10 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट्स के लिए। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये हमको पता करना है। तो देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और Q यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I और T दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो I की वैल्यू कितनी है, 0.5, और टाइम टाइम कितना है, यहाँ पर हमको सेकेंड में रखना है, लेकिन गिवन किसमें, मिनट में। तो 10 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 300 कूलॉम। तो 300 कूलॉम का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 26 ओम एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी बात हो रही है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, अगर जो वायर है उसका डायमीटर अगर 0.3 मिलीमीटर है, देन व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल कंपोजिंग द वायर एट द गिवन टेम्परेचर। तो हमको ये बताना है कि उसकी रेजिस्टिविटी जो है कितनी होगी। तो देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। और यहीं पे जो है हमको क्या फाइंड करना है, रो की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो यहां से जब आप रो की वैल्यू निकालोगे तो ये जो एरिया है रेजिस्टेंस के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो लेंथ है इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा। तो यहां से हमको रो की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो आर पता होना चाहिए, दूसरा एरिया पता होना चाहिए, तीसरा लेंथ पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, आर तो हमको पता है कि क्वेश्चन में कितना है, 26 ओम है। क्या आपको एरिया पता है, नहीं पता है। तो एरिया नहीं पता है, लेंथ पता है क्या, हाँ लेंथ हमको पता है। तो हमको सिर्फ यहाँ पर एक चीज ढूंढनी पड़ेगी और वो है एरिया। तो देखो, अब यहाँ पर जो वायर है, मेटेलिक वायर को हम लोग कैसा समझेंगे कि वो क्या है, ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में है। और हमको एरिया में कौन सा एरिया लेना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो वायर इस तरीके का बना हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कल होगा। ये देखो सर्कल है कि नहीं, क्रॉस सेक्शनल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर रेडियस के टर्म्स में। तो आपको रेडियस भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन डायमीटर तो आपको दिया है। तो देखो, सबसे पहले जो डायमीटर दिया है डी, वो किसमें है, 0.3 मिलीमीटर। लेकिन हमारी सारी वैल्यूज किसमें होनी चाहिए, मीटर में। तो जब आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कि आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.3 मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जो डायमीटर दिया, देखो डायमीटर कितना दिया है हमारे पास, डायमीटर है 0.3। ठीक है, 0.3। अब इसको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। ये 1000 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 10⁻³ उसके बाद अगर आप इस डेसिमल को एक डिजिट और सामने शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴। तो डायमीटर कितना हो गया, देखो 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ। तो डाया का हाफ ले लेते हैं हम लोग। तो 3 × 10⁻⁴ का हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये 1.5 टू जार और ये 2 1 जार, तो 1.5 × 10⁻⁴। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख दो। देखो, आर के जगह कितना रखोगे, 26, एरिया के जगह कितना रखोगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो आर कितना है, 1.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई लेंथ। तो लेंथ के जगह कितना रखोगे, 1 मीटर। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो यही चीज यहाँ पर भी है, 26 पाई की वैल्यू इसने क्या की, 22 अपॉन में 7 रख दिया। तो 22 ऊपर, 7 कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में। और उसके बाद ये है आर का स्क्वायर। तो देखो 1.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर है, तो इसने एक्सपांड करके क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया। देखो 1.5 × 10⁻⁴, 1.5 × 10⁻⁴ करके। और जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 1.84 × 10⁻⁶। अब देखो ये कैसे आएगा, इसकी वैल्यू इतनी, तो उसको देखो मैं आपको यहाँ पर साइड में सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, बुक में तो यहाँ के बाद डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिख दिया कि कितना हुआ है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो।
सबसे पहले देखो जो 10 वाले हैं, ठीक है, ये 10 है और ये 10 है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाते हैं, तो -4 और -4 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 26 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो जब आप 1.5 और 1.5 करोगे तो ये आपको कितना देगा, 2.25 देगा, इतना कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 26 इंटू 22 करना है, तो जब आप 26 इंटू 22 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, देखो 22 इंटू 26 करने से 572, तो ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 572, 1.5 और 1.5 हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 7। अब जो वैल्यू आई है जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, मतलब 577 अपॉन में 7 करोगे, या एक काम आप ये कर सकते हो कि ये जो 572 है इसको 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1287, तो ये हो जाएगा 1287 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 7। अब इसके बाद इसको फिर से 7 से डिवाइड कर दो, जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 जो है आएगी, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 1287 और डिवाइडेड बाय 7 जब करोगे तो आएगा इसकी वैल्यू आएगी 183.85 इंटू 10 टू द पावर -8। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो ओम मीटर करके। अगर आप इसके जैसा लिखना चाहते हो तो देखो ये जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट खिसका दो, तो जिससे इसका पावर जो 10 टू द पावर -8 है ये 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व कर लिया। अब देखो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ डायग्राम गिवन अलोंग साइड, ये देखो आपको साइड में जहां पे यहाँ पर क्या दिया है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये जो R1 है इसकी वैल्यू है 10 ओम, ये जो R2 है इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है, ये जो R3 है इसकी वैल्यू 30 है, ये जो R4 है इसकी वैल्यू 20 है, और ये जो R5 है इसकी वैल्यू क्या है, 60 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर आर कंबाइंड टू 12 वोल्ट बैटरी, ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस ये 12 वोल्ट बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। फाइंड आउट, सबसे पहले हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। तो देखो जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो एक चीज यहाँ पर देखो, ये जो R1 और ये जो R2 है दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का फिनिशिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे, तो जब दो चीजें पैरेलल में होती हैं तो उसका इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं आपको कि ऐसे इक्विवेलेंस निकालते हैं, इसी से आया है ये। जब दो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस होते हैं तो उसका दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, देखो R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो देखो यहीं से आया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, R1 और R2 आएगा ना एलसीएम, फिर ये R2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर इसके साथ चले जाएगा, ये R1 इधर चले जाएगा प्लस R1, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, 1/R इक्विवेलेंस। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 आएगा। तो ध्यान रखना ये वाले फॉर्मूले को तभी यूज करना जब दो रेजिस्टेंस हो। तो देखो यहाँ पर 10 और 40 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंस निकालने के लिए मैं यहाँ रखूंगा 10 इंटू 40 और नीचे में आ जाएगा 10 प्लस 40। तो 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा 400, और 10 ये 40 और 10 कितना हो जाएंगे 50, ये हो जाएगा 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा। तो ये जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कितना आया है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम जो है आया है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद यहाँ पर जो अगला जो सेकेंड वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंस तो इस शॉर्टकट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो शॉर्टकट होता है दो ही रेजिस्टेंस के लिए होता है, तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1, तो R1 के जगह 30 रख लेते हैं, 1/R2 के जगह 20 एज्यूम कर लेते हैं, 1/R3 के जगह 60 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ R1 R2 R3 नहीं है ना, आप इस नाम से कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि मैंने R इक्विवेलेंस निकालने के लिए क्या किया है, जो तीसरा रेजिस्टेंस है, जो चौथा रेजिस्टेंस है और जो पांचवा रेजिस्टेंस है उसको लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इन सब का जब आप एलसीएम निकालोगे तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 5 और 1 6, 6 अपॉन में 60, तो 6 1 जा 6 10 जा, तो ये किसकी वैल्यू है,
1 अपॉन आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो तो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। तो देखो इसका इक्विवेलेंस कितना आता है हमारे पास, इसका इक्विवेलेंस है 8 ओम, इसका इक्विवेलेंस है 10 ओम। अब देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों सीरीज में हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंस निकालने के लिए, दोनों को सीरीज में है तो ऐड कर दो, तो 10 और 8 ऐड कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो पहला केस था। उसके बाद दूसरे केस में हमको क्या निकालने बोला था, टोटल करंट। तो ओम्स लॉ को यूज करो, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, आप ओम्स लॉ के फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट की वैल्यू जो है मिल जाएगी। देखो यहाँ पर इसने इसी चीज को सॉल्व किया है। ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी V डिवाइडेड बाई आर। देखो ओम्स लॉ से आप जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। यहाँ से जब I की वैल्यू निकालोगे तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को जाकर डिवाइड करेगा, तो वोल्टेज कितना था 12 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। इतना करंट जो है उस सर्किट में क्या हो रहा है, फ्लो जो है हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड न्यूमेरिकल भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन एट द हाईएस्ट थर्मोस्टेट सेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड एट 840 वॉट। यहाँ पर आपको पावर कितना दिया है, देखो 840 वॉट जो है आपको गिवन है, एंड द लोवेस्ट सेटिंग एट 360 वॉट। और एकदम कम पर कितना चलता है, देखो आयरन जो होता है वो गर्म होता है कि नहीं, देखोगे आप लोग, तो मैक्सिमम कितना गर्म हो सकता है 840, और मिनिमम कितना हो सकता है 360 वॉट पावर से हो सकता है। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन द टू सिचुएशन। तो दोनों अलग अलग सिचुएशन में हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है, इसको मान लेते हैं P1 है और इसको मान लेते हैं P2 है। ठीक है, दोनों ही केस में तो वोल्टेज सेम लग रहा है 220 वोल्ट। तो देखो हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर मैं 1 लिखना चाहूंगा तो यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा करंट 1। तो देखो पावर कितना है पहले 840, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है 220, और ये हो जाएगा I1, ये जीरो कैंसल। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 84 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू आएगा I1, मतलब करंट 1 कितना है I1, करंट 1 की वैल्यू कितनी है 84 अपॉन में 22। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा देखो 3.82। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढ लिया कि पहले वाले जो पावर है उसमें कितना करंट है, तो कितना करंट है 3.82। अब इसके बाद आप ओम्स लॉ यूज करो, V इज इक्वल टू क्या होता है I1, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R1। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज तो पता है कि कितना है 220 है, और करंट कितना है, अभी देखो 3.82 तो निकाले हो कि नहीं पहले वाले केस में। तो इससे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको रेजिस्टेंस नंबर फर्स्ट मिलेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 57.60। तो पहले केस में रेजिस्टेंस कितना है 57.60। इसी तरीके से आप दूसरा करंट निकालने के लिए P2 लिखो, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू I2। तो P2 कितना है यहाँ पर 360 वॉट, वोल्टेज दोनों ही केस में सेम है 220, और यहाँ पर हो जाएगा I2, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू I2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.64। तो सेकेंड केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.64। अगेन रेजिस्टेंस निकालने के लिए V इज इक्वल टू I2 और I2। अच्छा यहाँ पर मैं V2 V1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने V1 नहीं लिखा क्योंकि दोनों ही केस में वोल्टेज कैसे हैं सेम है, इसीलिए उसको V2 V1 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ से जब आप I2 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा V अपॉन में I2। तो वोल्टेज है हमारा 220 और हमारा I2 कितना आया है 1.64। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 134.15 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है जो न्यूमेरिकल जो हमको दिया था वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, देखो यहाँ पर एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या इनमें से कौन सा ऐसा चीज होता है जो कि अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा कंडक्टर का मतलब जिसमें जो है चार्जेस क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। क्या वुड पीस में हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता। सीट और पेपर भी नहीं हो सकता। कॉपर वायर, ठीक है, तो कॉपर वायर जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। सेकेंड देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट इज एम्पियर मीटर। वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर। अच्छा ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर जो आपके बाइक्स और कार में जो आपके स्पीड को बताता है उसको बोला जाता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। चलो तीसरा देखो, द रिलेशन बिटवीन V एंड I फॉर द कंडक्टिंग वायर इज, क्या होता है
अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकालें V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है, और ये जो यहाँ से V अपॉन में जब I निकालेंगे तो ये क्या है R, और R क्या होता है एक कांस्टेंट होता है। तो V अपॉन में जो I होता है वो कैसा होता है एक फिक्स्ड रेशियो जो है होता है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज 2.2 ओम। देखो किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2.2 ओम है, तो R इज इक्वल टू दिया है 2.2 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन कनेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द इलेक्ट्रिक सोर्स। तो हमको क्या फाइंड करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो हमको ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। V की वैल्यू कितनी है 220 है, I हमको चाहिए, रेजिस्टेंस कितना है देखो 2.2। तो अगर आपको यहाँ से I की वैल्यू चाहिए तो हमको 220 को क्या करना पड़ेगा 2.2 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2.2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो 22 अपॉन में 10 करके इज इक्वल टू I, फिर ये 10 कहाँ चले जाएगा ऊपर जाएगा, तो 220 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22, 22 वन जा और ये 10 जा, तो I की वैल्यू कितनी आई 10 इंटू 10 मतलब 100 जो है I की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है देखो 100 एम्पियर, 100 एम्पियर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो या तो ये क्वेश्चन में कुछ गलती है या फिर यहाँ पर जो है एक जीरो लगाना भूल गया है क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये 22 ओम होगा, अगर ये 22 ओम होगा तब 10 एम्पियर आएगा, या फिर अगर 2.2 है तो ये 100 होगा, ठीक है। आप उसको देख लेना, एग्जाम में ऑप्शन वैसे गलत नहीं रहेगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ गलती हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम दिया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो 10 ओम और 10 ओम, और दोनों कैसे हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में जब लगे हुए होते हैं तो उनका इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, आंसर है 20 जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है करेक्ट है। चलते हैं देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज वुड बी। देखो सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं वहां पर आपको बताया था कि सीरीज में जो होता है वो वोल्टेज क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, और करंट जो है क्या होता है सेम रहता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे डिवाइडेड, और उसके नीचे अंडरलाइन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, in register connected in parallel combination the current flow across each resistance would be different। देखो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो होता है वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या होता है अलग अलग जो है होता है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट लिख सकते हो या फिर डिवाइडेड भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या होता है डिवाइड जो है होता है करके, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है we show the consumption of electricity in kilowatt hour और in unit। इस किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। तो 3 यूनिट हमने कंज्यूम किया, 4 यूनिट हमने कंज्यूम किया, इसका मतलब क्या होता है उतने किलोवाट। जैसे मैं बोलता हूं कि एक मंथ में मैंने 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है 2 किलोवाट आवर मैंने कंज्यूम की है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द फिलामेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, क्या होता है टंगस्टन मेटल, टंगस्टन का जो है बना हुआ होता है, कौन जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो द ब्लैंक ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो होता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज जो है होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन अलोंग साइड। देखो यहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमको फाइंड करना है। तो सपोज दैट इसको हम लोग नाम दे देते हैं, लेट से ये R1 है, ये R2 है और ये हमारा क्या है R3 है। तो आप ऐसा नाम भी दे सकते हो सर्किट ड्रॉ करके। सॉल्यूशन में आप लिखना कि लेट R1 इज इक्वल टू कितना है 5 ओम है, R2 इज इक्वल टू भी कितना है 5 ओम है, और R3 इज इक्वल टू कितना है 10 ओम है। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, here R2 and R3 are in parallel। R2 and R3 are कैसे हैं, ये दोनों
पैरेलल है। देखो ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का फिनिशिंग पॉइंट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंस निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 और नीचे में क्या आ जाएगा 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 15। तो ये कितना जाएगा, ये 10 5 जा और ये 3 5 जा, मतलब 10 अपॉन में 3। अब ये देखो ये दोनों को हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन करके जो है हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लिया। मतलब जो काम 5 ओम और 10 ओम कर रहे हैं वो अकेला कौन करेगा, 10 अपॉन में 3 ओम का कनेक्शन जो है आपके लिए करके देगा। ठीक है, इसके बाद ये सर्किट का डिजाइन कैसा हो जाएगा, देखो अब पैरेलल नहीं रहा, अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे। तो यहाँ ए है, यहाँ पर हमारे पास जो है कितने ओम का है, 5 ओम का है। यहाँ हमारे पास अब कितना है, 10 अपॉन 3 ओम का है। अब देखो 5 ओम और 10 अपॉन 3 ओम दोनों कैसे हो गए, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो दोनों का इक्विवेलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों का इक्विवेलेंस निकल कर आएगा 5 प्लस 10 अपॉन में 3। तो 10 5 जा 15, 15 और ये हो जाएगा 25 अपॉन में 3 ओम जो है आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द ओम्स लॉ इन योर ओन वर्ड एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन V एंड I बाय ड्राइंग अ ग्राफ। तो देखो मैं इसको बोल रहा हूं, आप इसको लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, चलो मैं लिख देता हूं इसको, इरेज करके जो है मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में ओन वर्ड्स में अगर बोलेगा तो आप इस तरीके से उसको लिख लेना। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट है ये, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। और यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख देना और अच्छा दिखाने के लिए, इन मैथमेटिकली, ये तो हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया, मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ग्राफ कैसे बनाओगे, तो इधर V रखना और इधर I रखना और इस तरीके से ग्राफ दिखा देना। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 2400 जूल एनर्जी इन अ मिनट, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी कितना दिया है 2400, कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो टाइम हमारा किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो यहाँ 1 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, 60 से ना। तो 1 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 4 जा कैंसिल, तो कितना आया आंसर 40 वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। इसी छोटे से फॉर्मूले से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज 3 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कितना पावर कंज्यूम करता है, 3 किलोवाट का। ठीक है, कितने वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड करोगे, तो देखो पावर का फॉर्मूला एक और होता है, एक तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, वर्क डन मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। और दूसरा पावर का एक और फॉर्मूला होता है, क्या मैंने आपको बताया था, देखो पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर कितना दिया है, देखो 3 किलोवाट। किलोवाट मतलब होता है 1000 से उसको मल्टीप्लाई करके उसको वाट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर V के जगह कितना दिया है 220 और I तो आपको चाहिए, तो 1 0 इधर से कैंसिल हो गया। तो ये 22 इन सब को आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 23 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22, इसको सॉल्व कर लो, 11 2 जा और ये 52 जा। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में 11, तो 150 अपॉन में 11 एम्पियर जो है आएगा। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 13.6 आएगा। अब उसके बाद देखो आपको सेकेंड केस में क्या निकालने बोला है, रेजिस्टेंस निकालने बोला है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो आपको करंट भी पता चल गया, आपको वोल्टेज भी पता है, तो आप ओम्स लॉ यूज करो ना, V इज इक्वल टू आई आर। अब R चाहिए आपको, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। V कितना है 220, I कितना आया 150 अपॉन में 11, तो 11 ऊपर चले जाएगा।
तो 220 इंटू 11 अपॉन में 150, आप इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग सी पे। देखो सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखो इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है, सी पार्ट बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यूनिट इज 1.50 पर किलोवाट एंड हीटर इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स। अब बोल रहा है कि कितना बिजली का बिल जो है आएगा। तो देखो बिजली का बिल कितना आएगा ये मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अप्लायंसेस, कितने यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितने यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही हीटर है। फिर उसके बाद कितने घंटे के लिए यूज, अच्छा कितने पावर का है, तो वो 3 किलोवाट का। तो 3 किलोवाट का मतलब 3 इंटू 1000। फिर कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, 10 घंटे के लिए। 10 घंटे के लिए है तो इसको आवर में ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद कितना कॉस्ट है एक का, 1.50। फिर आप इसको क्या करो, 1000 से जो है डिवाइड कर दो। 1000 और 1000 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, देखो 10 इंटू 1.5 कितना होता है, 15। 15 3 जा कितना होता है, 45। तो 45 रुपीज जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल जो है आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर डोमेस्टिक सर्किट नॉट अरेंज्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं जो हमारे घरों के, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन की एक सबसे बड़ा डीमेरिट ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ कोई भी अप्लायंसेस या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हुआ तो बाकी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। पहला चीज ये। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन जो होता है उसमें वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है। लेकिन कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं या कई सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट करंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टीवी चलाना है तो टीवी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बल्ब जलाना है तो बल्ब जो है कम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पर करंट जो होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं रख सकते। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या, देखो Why is only tungsten metal used to make filament of a bulb? क्यों टंगस्टन का ही यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं, देखोगे आप लोगों के घरों में इस तरीके का बल्ब लगा रहता है और यहाँ पर इस तरीके से एक फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका, मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होते हैं। ये जल्दी जो है खराब नहीं होते, जल्दी जो है हीट के कारण जो है टूटते नहीं है। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो हीट का प्रोडक्शन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये जल्दी गर्म होते तो हैं लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ये जल्दी टूटते नहीं। तो आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, एकदम देर से होंगे, इसीलिए इसको बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, if a current of 0.5 ampere flows for 20 minutes in a filament of a bulb then what would be the quantity of electrical charge flow in the circuit। बस आपको चार्ज निकालना है। देखो ये तो बड़ा इजी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे बेसिक वाला, कौन सा, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे I इज इक्वल टू करंट पर यूनिट टाइम। अभी आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई और टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, दैट्स मींस ये ऐसा है। देखो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो ये ऐसा है, Q अपॉन में टी, टी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट कितना है 0.5, टाइम कितना है 20 मिनट, लेकिन हमको टाइम किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, हाँ एक चीज यहाँ याद रखना, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सी वाला पार्ट है इस वाले क्वेश्चन में, उसमें मैंने टाइम को आवर में क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग जब यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट हमारा क्या होता है, किलोवाट आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब बिल निकालना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना, कितना कंज्यूमशन कर रहा है ये निकालना, उस समय टाइम को आवर में रखते हैं। लेकिन बाकी जगह जैसे करंट निकालना है, चार्ज निकालना है, वहां टाइम हमारा जो होता है वो सेकंड में होता है। तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.5 हो जाएगा 10, और 10 इंटू 60 करने से कितना होता है 600, और यूनिट क्या होगा, कूलम। तो 600 कूलम जो है चार्ज जो है इसमें फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, इन अ हाउस 4 इलेक्ट्रिक बल्ब, एक हाउस है जिसमें 4 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं 40 वाट के, बर्न फॉर 5 आवर्स, 2 बल्ब ऑफ 60 वाट फॉर 6 आवर and 3 fans of 80 watt run for 6 hours daily।
व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मंथ ऑफ द होम। एक महीने अगर ये इस तरीके से अगर कंटिन्यूअसली चलते हैं तो उनके घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। इफ द रेट इज 50 पैसा पर यूनिट, और एक यूनिट का जो बिल है वो कितना है, 50 पैसा जो है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बल्ब के लिए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर दो टाइप के बल्ब हैं। ठीक है, एक 40 वाट का बल्ब है और दो 60 वाट के बल्ब हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे यूनिट कंज्यूम्ड बाई कौन सा, 40 वाट बल्ब, कंज्यूम्ड बाई 40 वाट बल्ब। 40 वाट का बल्ब में देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस। तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितने हैं, 4 हैं, 4 बल्ब हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कितने वॉट के हैं, तो यहाँ पर देखो ये कितने वॉट का है, 40 वॉट का। तो आप इसको क्या करो, 40 से मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कितने घंटे के लिए जल रहा है, तो आंसर है 5 घंटे के लिए जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सेट्स हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। अभी कॉस्ट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉस्ट को लास्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कितना यूनिट खर्च हो रहा है ये निकाल लेते हैं। तो देखो इस जीरो के साथ ये जीरो गया, और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो एक और जीरो इसके साथ गया, 2 1 जा 2 5 जा गया, तो हमारे पास कितना बचा, 4/5 यूनिट जो है बचा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर हमने भूल गया, एक और चीज हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करना छोड़ दिए, कौन सा है, नंबर ऑफ डेज। कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो 30 डेज जो है ये होते हैं, तो एक और जीरो आएगा ना, तो एक जीरो यहीं पर और कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार लेते हैं इसको, क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी तो हमको करने हैं ना, 30 महीने 30 दिन जल रहे हैं, तो 30 दिन का मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, ये जीरो गया, तो 4 2 जा कितना होता है, 8 यूनिट जो है कंज्यूम करेगा। कौन सा यूनिट, बल्ब जो है 40 वाट का है। फिर सेकंड देखते हैं, यूनिट कंज्यूम्ड बाई कौन सा है, यूनिट कंज्यूम्ड बाई 60 वाट बल्ब। तो यहां लिखेंगे 60 वाट बल्ब। अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ अप्लायंसेस कितने हैं, 2 है, कितने वाट का है, 60 वाट का है, कितने दिन चलता है, 6 घंटे चलता है, 20 तो दो बल्ब हो गए और 60 वाट के हो गए, कितने घंटे जलते हैं, एक दिन में 6 घंटे जलते हैं, और उसके बाद पूरे महीने चलते हैं, तो इंटू 30 करेंगे, इसमें भी डिवाइडेड बाई जो है हम लोग यहाँ पर 1000 करेंगे। तो एक जीरो दो जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3 2 जार, ये हो जाएगा 5 2 जार, तो ये फिर हमारे पास कितना आएगा, 108 अपॉन में 5 यूनिट जो है आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे फिर उसके बाद है फैन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग अगला जो यहाँ पर डालेंगे, यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फैन है, देखो यहाँ पर है 3 फैंस, और कितने वॉट के, 80। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ अप्लायंसेस इंटू वॉट इंटू कितने घंटे जलते हैं, 6 आवर डेली जलते हैं, और कितने दिन जलते हैं, पूरे महीने जलते हैं, तो ये हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 1000। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 5 2 जा, यहाँ पर कितना बचा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 अपॉन में 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36 इंटू 6, 6 6 जा 36 का 6 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट। अब यहाँ पर देखो टोटल कितना कंज्यूम हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल यूनिट कंजम्पशन, टोटल कितना यूनिट कंज्यूम हुआ उसको हम लोग कर लेते हैं, तो 8 यूनिट, फिर उसके बाद 108 अपॉन में 5, फिर उसके बाद जो है 216 अपॉन में 5, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आंसर है तीनों का एलसीएम आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 40, यहाँ हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 216, इतना यूनिट जो है उसने कंज्यूम करनी है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे इन सब का जब एडिशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएंगे 14, 14 का 1, ये हो जाएगा 2, 2 और 4 हो जाएंगे 6, और ये हो जाएगा 364 अपॉन में 5 यूनिट। अब इतना टोटल यूनिट पूरे महीने भर में खर्च हुआ है, लेकिन हमको तो कॉस्ट पूछा है, सो द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, सो टोटल कॉस्ट, तो एक यूनिट का 50 पैसा, तो 364 अपॉन में
5 का कितना होगा, तो 50 पैसा। हमको तो रुपीस में चाहिए, तो इसको क्या करो आप 100 से डिवाइड करो ताकि ये रुपीस में कन्वर्ट हो जाए। 50 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए यही तो करोगे ना आप। तो एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसल, ये पूरा 5 इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास कितना बचा 364 अपॉन में 10 मतलब 36.4। ठीक है, तो 36.4 रुपीस जो है आएगा। अच्छा, आंसर है 44। तो कहीं पर कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? 4 इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वॉट 5 आवर्स। एक मिनट जस्ट चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है। अच्छा, यहाँ गलती है, यहाँ पे आई थिंक, जस्ट मिनट, 4 बल्ब, ठीक है, 4 बल्ब 40 वॉट 5 आवर्स और 30, ये जीरो के साथ कैंसल और 5 3 जा 15। अच्छा एक मिनट ना, यहाँ कुछ गलती है देखो। 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना होता है 80, 83 जा कितना होता है 240 और 240 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 24। ठीक है, यही गलती था तो इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 के जगह आ जाएगा 24 और 25 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 आया था ना, 24 आया था। तो 24 को जब आप 5 से यहां मैं इसको चेंज कर देता हूं, जस्ट मिनट, तो यहां आएगा 24 अपॉन में 1 और ये हो जाएगा, देखो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20 का 2, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। अब इसके बाद अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो इन तीनों का एडिशन जो है ये हो जाएगा, 14 और ये हो जाएगा 2 और 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, हाँ 4 4 4। तो आप यहाँ पर एडिशन थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी में गलती हो गया था। तो यहाँ आएगा 4 4 4 और यहाँ आएगा 4 4 4 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 44.4 रुपीज जो है उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक था। आई होप आप उस लोग उसको समझ गए होंगे, करेक्ट भी कर लिए होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए उसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना। देखो, what would be the effect on the circuit if one bulb out of 3 bulb arranged in a series combination become fused। अगर 3 बल्ब हैं, देखो बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3 और अगर ये तीनों सीरीज में लगे हैं और उसमें से अगर एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा, आगे के 2 बल्ब भी कोई काम के नहीं होंगे, क्योंकि सीरीज में जो होता है जब तक पहले वाले बल्ब से करंट नहीं पहुंचेगा जब तक दूसरे वाले में जाएगा नहीं, जब तक दूसरे में नहीं जाएगा तीसरे में जाएगा नहीं। करंट जो होता है सब में सेम फ्लो होता है, ये तो डैमेज हो गया तो करंट आगे जाएगा नहीं। तो आप क्या लिखोगे इसमें, रिमेनिंग बल्ब विल ऑल्सो बी नॉट वर्क। ठीक है, वो जो है वो भी काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज करंट डज नॉट रीच टू द बल्ब 2 एंड बल्ब 3। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी का सेकंड पार्ट था, हमारे पास क्या दिया है, देखो what would be the effect if one bulb out of 3 arranged in parallel combination malfunction। लेकिन अगर यही 3 बल्ब अगर पैरेलल में लगे हैं, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, तो क्या होगा, तो आंसर है पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है। तो अगर पैरेलल में अगर लगे हैं बल्ब, अगर उसमें से एक फ्यूज हो जाता है तो डजंट इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग बल्ब। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में सबको अलग अलग करंट मिलता है जबकि सीरीज में सबको सेम करंट मिलता था। ठीक है, तो सीरीज में अगर कोई भी एक बल्ब खराब हुआ तो बाकी सब काम करना बंद कर देंगे, लेकिन पैरेलल में अगर कोई खराब हुआ तो फर्दर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये 4 और 8 कैसे हैं, पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंस सबसे पहले निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 की जगह मान लो 4 है, R2 की जगह 8 है और ये हो जाएगा 4 प्लस 8। तो 8 4 जा कितना होता है 32। ठीक है, और नीचे कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 2 जार, ये हो जाएगा 6 जार, ये हो जाएगा 3 2 जार, ये हो जाएगा 8। तो कितना आया 8 अपॉन में 3। अब ये जो 8 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बन गया है 8 अपॉन 3। अब देखो 2 और 4 कैसे हैं सीरीज में, तो 2 और 4 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 6। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर कितना हो चुका है 8 अपॉन में 3। अब 6 प्लस 8 अपॉन 3 करोगे, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो 6 3 जार 18, 18 और 8 होता है 26, 26 डिवाइडेड बाई 3
तो 26 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 8.66 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय अ बैटरी अक्रॉस द टू बल्ब्स कंबाइन, एक मिनट ना, बैटरी अक्रॉस अ सर्किट ऑफ टू बल्ब्स कंबाइंड इन अ सीरीज। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट कर रहा है जनरेटेड बाय द बैटरी अक्रॉस द सर्किट ऑफ टू बल्ब, दो बल्ब हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, बल्ब नंबर 1 बल्ब नंबर 2 इज 6 वाट, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है बैटरी, वो बैटरी कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 6 वाट का। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एज द फर्स्ट बल्ब इज 2, पहले वाले बल्ब पर पोटेंशियल कितना है, 2 है। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेकंड बल्ब। अरे इजी है भाई, देखो सीरीज में बोला है ना, तो सीरीज में पोटेंशियल कैसा होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये मान लो बल्ब 1 है, ये मान लो बल्ब 2 है, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया, बैटरी 6 वाट का है, तो 6 वाट का बैटरी क्या करेगा, यहाँ पर जो है दोनों को वोल्टेज को डिवाइड कर देगा। तो हमने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो होगा V2 होगा, और टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 6, और पहले वाले के अक्रॉस कितना है, 6 इज इक्वल टू 2 प्लस V2, तो दूसरे वाले का क्रॉस कितना होगा, ये इधर जाके माइनस नहीं होगा, तो V2 इज इक्वल टू होगा 4 वोल्ट जो है होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, आप लोग जो है व्यूज थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्यों, क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि कुछ काम से जो है मैं फंसा हुआ था। ठीक है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब आप लोग वीडियोस को अच्छे से जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक एक वीडियोस जो है अपलोड करूं, एक मैथ्स के या फिर एक साइंस की, या फिर कम से कम एक सब्जेक्ट का एक दिन में आपको एक वीडियो जो है मिल जाए, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए जनवरी तक का टाइम है, मे बी उसके बाद फरवरी से या फिर मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो बी रेडी फॉर द वीडियोस। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर। ठीक है, हमारे चैनल ने क्या किया है, 500 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत जल्दी जो है हम लोग 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जो है पहुंच जाएगा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो, इफ टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम लेंथ and cross sectional are combined first in series then in combined in parallel, what would be the ratio between the quantity of heat generated in the two series and the parallel circuit। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेम लेंथ के दो वायर हैं, ठीक है, L1 और L2 दोनों सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, A1 और A2 दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो दो वायर थे उसको हमने सीरीज में लगाया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि सीरीज में लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको पैरेलल में लगाया। तो अब ये आपसे जानना चाहता है कि जब ये सीरीज में था, जब ये पैरेलल में था, तो उस समय कितना कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, और सीरीज में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ टू द पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो देखो हीट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हीट जनरेटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर वो सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में जो है दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो आर इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, जबकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस R जो है 2R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और सीरीज में क्या चीज सेम रहता है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, तो करंट सेम रहेगा, आर के जगह आ जाएगा 2R, टाइम तो यही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर टी जो है हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये किसमें है, सीरीज में है। जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था R डिवाइडेड बाई N, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और अगर आपको इक्विवेलेंस निकालना हो तो ये हो जाएगा R अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, पैरेलल के लिए निकालना है, तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर, आर की जगह कितना हो जाएगा R बाई 2 और इंटू टी। हमको क्या निकालना है, हीट इन सीरीज टू द हीट इन पैरेलल, तो हीट इन सीरीज कितना है 2 आई स्क्वायर आर टी, हीट इन पैरेलल कितना है आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 2, तो ये 2 कहां चले जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे 4, तो 4 आई स्क्वायर आर टी अपॉन में आई स्क्वायर आर टी, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 4 अपॉन में 1, मतलब 4:1। तो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दोनों 4:1 रेशियो में कर रहे हैं। चलो
उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखो, a 9 volt battery is arranged in a series combination with resistance 2 ohm 3 ohm 4 ohm 5 ohm and 12 ohm, what would be the current flowing across the 2 ohm resistor। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, चार रेजिस्टेंस है, 2 ohm 3 ohm 4 ohm 5 ohm 12 ohm का, सॉरी 5 ohm का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये पांचों कैसे कनेक्टेड है, आंसर है पांचों सीरीज में कनेक्टेड है, किससे, 9 वोल्ट के बैटरी से। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि यहाँ पर स्पेस हमारे लिए बन जाए और हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो देखो कितने ओम का है, सारे रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि लेट से R1 इज इक्वल टू दिस, R2 इज इक्वल टू दिस, R3 इज इक्वल टू दिस, R4 इज इक्वल टू दिस, दैट करके आप अगर कहानी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहे, एग्जाम में आप वहां पर मेंशन कर देना कि मैंने R1 पे इतना लिया, R2 पे इतना लिया। तो देखो 2 3 4 5 12, तो यहाँ पर है 2 3 5 1 और 12, कितने कितने ओम का है, देखो 2 3 4 5 12, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 12 ओम। ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक 9 वोल्ट के बैटरी के साथ जो है कनेक्टेड है। आप की वगैरह मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा इनका जब मैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इक्विवेलेंस क्या करूंगा, सीरीज में इक्विवेलेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 10 और 4 जाएगा 14, 14 और 12 हो जाएगा, कितना होगा 26 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो 26 जो है आया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो ओम्स लॉ यूज करो, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट का और रेजिस्टेंस कितना है 26, तो 9 अपॉन में 26 एम्पियर जो है इतना करंट जो है फ्लो हो रहा है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या रहता है, करंट जो है सेम रहता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 9 वोल्ट बैटरी इज अरेंज इन द व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग 2 ओम अक्रॉस। तो 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा 9 अपॉन में 26। अगर आपको बोलता कि 3 ओम वाले में कितना फ्लो होगा तब भी सेम होता, 4 वाले में बोलता तब भी सेम होता, 5 वाले में बोलता तब भी सेम होता, क्योंकि ये सबके सब क्या है सीरीज में। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, इसीलिए हम लोगों का सबका आंसर क्या होगा 9 अपॉन में यहाँ पर 26 जो है सबके लिए हो जाएगा। किसी में भी पूछे 3 में पूछे तब भी वही, 4 में पूछे तब भी वही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देखो list the various appliances working on the thermal effect produced by the electric current which are used in our home and discuss their working। आप ये डिस्कस करो भाई, ठीक है, कि आपके घर में कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कि थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर जो है वर्क करते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, कपड़ा प्रेस करने वाला जो आयरन होता है वो होता है, पहले आप उसको करंट दे तो वो गर्म होता है। वाटर को गर्म करने वाला जो आपके पास जो आता है हॉट, क्या बोलते हैं उसको, वो भी होता है आपका, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव होता है, ओवन होता है, ये सारे के सारे क्या है थर्मल इफेक्ट पर होते हैं, मतलब जो करंट देने से हीट बनाते हैं। ये सब के सब यहाँ पर जो है आप मेंशन कर सकते हो, इवन बल्ब को भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बल्ब जो होता है वो भी एक तरीके का हीट ही प्रोड्यूस जो है करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, देखो ऑन अ बल्ब, एक बल्ब है जिसका वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज है और कितना पावर है 100 वॉट इज प्रिंटेड, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, वोल्टेज है 200 वोल्ट, पावर कितना है 100 वॉट जो है गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो पावर कितना है 100 वॉट, वोल्टेज कितना है 200 वॉट और ये करंट। तो यहां से जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो ये 200 100 को जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो कितना आएगा हाफ एम्पियर करंट जो है आएगा। अब आपको रेजिस्टेंस निकालने बोला है तो आप यूज करो V इज इक्वल टू आई आर। तो R का फॉर्मूला क्या होगा V डिवाइडेड बाई करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है 200 और करंट कितना है हाफ, तो हाफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई जब होगा तो R की वैल्यू कितनी आएगी 400 जो है आएगी, तो 400 ओम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ 5 ऑफ दिस बल्ब आर बर्न फॉर 4 आवर्स। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि जितने भी बल्ब लगे हैं उसमें से 5 बल्ब जो है क्या होते हैं
4 घंटे के लिए जलते हैं, ठीक है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, तो कितना कंज्यूम करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है कितना कंज्यूम करता है उसके लिए, तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ अप्लायंसेस इनटू वाट, वाट कितना है 100 वाट का, फिर कितने घंटे जलते हैं 4 घंटे जलते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय क्या करो, आप यहाँ पर 1000 करो, तो 1020 कैंसल, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाय 10, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 किलोवाट आवर जो है कंज्यूम करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट कितना है 50 पैसे, तो एक यूनिट का 50 पैसे, तो 2 यूनिट का कितना होगा 50 अपॉन में 100, ये 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 1 रुपए, 1 रुपए बिजली बिल जो है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या होता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू कंबाइन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2.5, ड्रॉ अ डायग्राम सो द सर्किट। आपको बोल रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम आपको 3 रेजिस्टेंस दे देते हैं, कितना कितने का, 2 ओम का, 3 ओम का और 5 ओम का, तो ये बोल रहा है कि आप इन सबको कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि जिससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाए 2.5 हो जाए, और आपको सर्किट ड्रॉ करके भी बतानी है। तो देखो कैसा बनेगा सर्किट, तो यहाँ आप रखना इस तरीके से, यहाँ रखना 2 ओम को, यहाँ रखना 3 ओम को और नीचे रखना 5 ओम को। अब देखो ये तो आपके सपने में नहीं आएगा कि आपको ऐसे रखना है करके, ठीक है, ना ही यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो अब इसका आप जब बहुत सारे सर्किट सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देखो 2 और 3 क्या है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंस कितना आएगा, आंसर है 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों इक्विवेलेंस है और किसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, इसके साथ, ये पहले ये दोनों आपस में सीरीज थे, फिर इनका इक्विवेलेंस आया ये 5, ये जो 5 है ये नीचे वाले 5 के साथ क्या है पैरेलल में है। तो दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू वाले जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R डिवाइडेड बाय N। तो R कितना है 5, N क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 2, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में रखोगे और उसके बाद जो है इन दोनों को पैरेलल में रख दोगे किसके साथ 5 ओम के साथ, हो गया। तो आप यहाँ पर लिखना हियर वी विल कंबाइन 2 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज विथ द इन सीरीज देन विथ पैरेलल विथ 5 ओम रेजिस्टेंस, पहले दोनों सीरीज में होंगे फिर इसके बाद पैरेलल में जो है होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद मैथ्स के वीडियोस भी आज ही हो सकते हैं अपलोड हो जाएं या फिर कल हो जाएंगे, तो आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से जल्दी जल्दी कवर करते जाइए। बीच में जो भी ब्रेकेज हुआ था हमारा, जो मेरे कारण से हुआ था, जो कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए अगेन सॉरी। अब वीडियोस जो है रेगुलर जो है आएंगे, तो पहले जैसे स्टडीज होती थी सेम टू सेम जो है अब होगी, ठीक है। फिर से आप सबके सपोर्ट की जो है जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।